नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल कार्मिक सोल्स बाय कामना में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। चूँकि पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो आज हम आइए जानते हैं कि ये पितृ दोष क्या होता है? आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोष है या नहीं? इसके क्या कारण होते हैं और हम इसके उपाय भी जानेंगे, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आनुवांशिक रूप से हम सभी अपने पूर्वजों से जुड़े होते हैं और सही मायने में हम उन्हीं का एक रूप हैं। जिस तरह से हम उनके धन, संपत्ति आदि के वारिस हैं, वैसे ही हमें अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप कर्मों को भी उनके साथ बाँटना होता है। अगर हमारे किसी पूर्वज का कोई काम अधूरा रह गया हो, तो वो हमारे जन्म के वक़्त हमारी कुंडली में ग्रहों के द्वारा संकेत देते हैं कि हम इस जन्म में वो अधूरा काम पूरा कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों को इस कर्ज या दोष से मुक्त कर सकें। अगर आपकी भी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के माध्यम से पितृदोष दिखता है, तो आपको किसी ज्ञानी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखवाकर ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि ये जो ऋण है पितरों का, वो किस क्षेत्र, वस्तु या संबंध से जुड़ा हुआ है, ताकि आप उस चीज़ का सही उपाय करके खुद को और अपने आने वाली पीढ़ियों को इस दोष या ऋण से मुक्त करा सकें। पितृदोष कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला वह जब दिवंगत आत्माएँ अपने ही परिवार को श्राप देती हैं, अगर उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरे दिल से ना निभाया हो या कुछ बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी ना की गई हों उनकी। दूसरा वह जब कोई बाहरी व्यक्ति पूर्वजों को श्राप देता है और परिवार में अभिशाप जारी रहता है। तीसरा तब जब आप अपने परिवार के उम्र-दराज सदस्यों की देखभाल नहीं करते और उन्हें भोजन और पानी दिए बिना उन्हें अकेला छोड़ देते हैं तकलीफ में। चलिए आइए देखते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है या नहीं। इससे पहले हम ये ज़रूरी चीज़ समझते हैं कि जो सूर्य होता है वो पिता का कारक होता है, जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। दोस्तों, आप इसके लिए कुंडली खोल लें अपनी और इस पिक्चर के माध्यम से जानते हैं कि जो कुंडली का प्रथम भाव होता है, पंचम भाव होता है और नवम भाव होता है। ये मिलके मूल त्रिकोण या धर्म त्रिकोण बनाता है। ये बहुत ही ज़रूरी भाव होते हैं जब भी आपकी कुंडली देखते हैं हम वैदिक शास्त्र में। प्रथम भाव जो होता है वो आप खुद होते हैं। दोस्तों, पंचम भाव आपके दादा को दर्शाता है, आपके उनके साथ कैसा रिलेशन है और यहाँ से आप अपनी संतति भी देखते हैं। पंचम भाव ये भी दिखाता है कि आपके पूर्व जन्म के क्या अच्छे कर्म हैं। और नवम भाव जो होता है वो पिता को दर्शाता है, आपके उच्च शिक्षा, धर्म और आपकी लंबी यात्राएँ, ये सब नवम भाव दर्शाता है। तो ये तीनों ही भाव मिलके बहुत ही ज़रूरी 3 भाव हैं। तो दोस्तों, जब हम कुंडली में पितृ दोष देखेंगे, तो हम प्रथम, पंचम और नवम भाव को ध्यान से देखेंगे। इनके जो भाव स्वामी हैं, वो किस स्थिति में कुंडली में बैठे हैं और कहीं वो पाप पीड़ित ना हो रहे हों राहु, केतु और शनि के द्वारा, ये ज़रूर ध्यान देंगे। इसके अलावा सूर्य, जैसा कि मैंने बताया, पिता का कारक है, तो हम सूर्य की स्थिति भी सबसे पहले देखेंगे। कहीं सूर्य राहु, केतु या शनि के साथ युति में ना हो। पितृदोष के लिए जन्म कुंडली में कौन से स्थान और ग्रहों का योग होता है, आइए इस पे फिर से चर्चा करते हैं आगे। दोस्तों, राहु, केतु और शनि को वैदिक शास्त्र में पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों से जोड़ के देखा जाता है। इनकी स्थिति कुंडली में बतलाती है कि पिछले जन्म में किन चीज़ों से संबंधित गलतियाँ हुई थी हमसे और ऐसा क्या अधूरा रह गया था जो हमें इस जीवन में पूरा करना है। ये अगर जिस भी ग्रह के साथ युति बनाते हैं कुंडली में, तो वो दर्शाता है कि उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित हमें परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी इस जन्म में। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जो होता है वो पंचम भाव या सिंह राशि का कारक है और इसे हमारा पिता भी माना गया है। इस प्रकार जब सूर्य किसी पापी ग्रह के साथ जुड़ा होता है, तो यह पूर्वजों से संबंधित पिछले जन्म के कर्म ऋणों को दर्शाता है। सूर्य की राहु और केतु के साथ ये जो युति है वो चार्ट में किस स्थान पर स्थित है और कौन से भाव प्रभावित हो रहे हैं इससे, ये जान के पता चल सकता है कि जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो प्रभावित होगा इस दोष की वजह से। दोस्तों, कुंडली का नवा भाव हमारे पिता, पूर्वजों से मिले आशीर्वाद को दर्शाता है। यह धर्म और भाग्य का भी भाव है। अपितु अगर यहाँ कोई राहु, केतु या शनि जैसा ग्रह बैठा हो या फिर नवे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं राहु, केतु या शनि से युति करके बैठा हो या कमजोर स्थिति में हो, तो यह एक तरह का पितृदोष दर्शाता है। पंचम भाव हमें हमारे पूर्वजों के साथ हमारे संबंधों
हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों और हमारे पहले बच्चे के बारे में भी बताता है। इस प्रकार यदि पंचमेश या पंचम भाव पीड़ित है तो यह पितरों के किसी श्राप का प्रतीक है। पंचम भाव हानिकारक ग्रहों से पीड़ित हो या पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में हो तो यह पितृदोष बतलाता है। दोस्तों, बृहस्पति 9वें घर का प्राकृतिक कारक है और जीवन में सभी अच्छे आशीर्वाद को दर्शाता है। इस प्रकार यदि कोई पापी ग्रह उसके साथ युति में हो तो यह हमारे पूर्वजों से संबंधित समस्या का संकेत देता है। उससे कुंडली में भाव और राशि में स्थिति के आधार पर हम जान सकते हैं कि जीवन के किस क्षेत्र में हमें इस दोष के वजह से परेशानियां उठानी पड़ेंगी। दोस्तों, आखिरी में हमें 12वें घर को भी ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो हमारी पैतृक दादी का घर है। यह बृहस्पति और केतु का भी प्राकृतिक घर माना गया है, क्योंकि 12वां जो राशि है वो मीन राशि होती है कालपुरुष कुंडली में, और यहाँ से हम अपने नुकसानों को देखते हैं। यहाँ मौजूद कोई भी अशुभ ग्रह पिता के परिवार में महिलाओं से संबंधित हमारे पिछले जन्म के कर्म ऋणों को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं कि पितृदोष से होने वाले क्या दुष्प्रभाव हैं। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष होता है तो उनके क्या प्रभाव हैं, आइए देखते हैं। परिवार में दीर्घकालिक आनुवांशिक रोग हो सकते हैं। परिवार में असफल विवाहों का एक इतिहास हो सकता है। संतान या संतति की समस्या हो सकती है। परिवार में बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग पैदा हो सकते हैं। परिवार में कोई बहुत बड़ी संपत्ति का विवाद चल सकता है। परिवार के किसी बच्चे की असमय मृत्यु हो जाना या अचानक से एक्सीडेंट हो जाना। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कर्ज चला रहा हो परिवार में जो सब मिल के भी ना चुका पा रहे हों, इन सभी को हम पितृदोष के एक दुष्प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पितृदोष के क्या उपाय होते हैं। जो भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या का 15 दिन होता है, इसे हम पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों की जो अवधि के दौरान ब्राह्मणों को भोजन और पानी देना सबसे अच्छा उपाय है। इस समय के दौरान हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने बच्चों द्वारा किए जा रहे श्राद्ध समारोहों में जाने के लिए स्वतंत्र होती हैं, ऐसा माना गया है। साथ ही दिवंगत आत्मा की पुण्यतिथि पर भी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जैसे अगर किसी की मृत्यु द्वितीया तिथि के दिन हुई है तो पितृपक्ष के 15 दिन के दौरान पूर्णिमा से दूसरे दिन पे उनको याद करते हुए उनके पसंद का भोजन बना के ब्राह्मण को खिलाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भी कई छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे गायों को चावल खिला सकते हैं। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पितरों के अधूरे कार्यों को पूर्ण करें। प्रत्येक अमावस्या पर एक समय के भोजन की सामग्री और एक ब्राह्मण को कुछ पैसे दान करें। आप साबुत गेहूं का आटा, सब्जियां आदि भी, घी, चीनी, नमक और मसाले जैसी चीजें दान कर सकते हैं। दोस्तों, परिवार में जब भी कोई महत्वपूर्ण समारोह हो उस दौरान अपने पूर्वजों के लिए कपड़े निकालकर उसे ब्राह्मण को भेंट करें। किसी भी कार्य की शुरुआत हमेशा अपने पूर्वजों और माता पिता के आशीर्वाद से ही करें। आइए अब जानते हैं कि पितृदोष निवारण पूजा क्या होती है। यह जो पूजा होती है वो अमावस्या या पितृपक्ष में की जा सकती है। इस पूजा के लिए बोध गया को सबसे शुभ स्थान माना गया है। इसके अलावा प्रयाग या काशी में भी लोग इसकी पूजा करते हैं। यदि किसी के पास ये पूजा बड़े तरीके से करने के लिए पर्याप्त धन ना हो तो वो ये पूजा केवल फल फूल से भी कर सकता है। दोस्तों, इस पूजा को करने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी श्रद्धा पितरों के लिए और उनके प्रति आदर और सेवा भाव जो आपके मन में है। जो व्यक्ति इस पूजा को करता है उसे पितरों का बहुत आशीर्वाद मिलता है। इस समय भगवान भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि पहले अपने पूर्वजों की पूजा करो और उनका आशीर्वाद लो। इस पूजा की शुरुआत पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के नाम और गोत्र से होती है। वह पंडित को उबले हुए चावल और पानी के गोले चढ़ाते हैं। फिर वह ब्राह्मण को पितरों के लिए वस्त्र अर्पित करते हैं। पूजा में 1 या 2 घंटे लगते हैं। अंत में ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देते हैं। इस पूजा से आपके पितरों को मुक्ति पाने में मदद मिलती है। उनके लिए ब्रह्मलोक का रास्ता सुलभ हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी आशा है कि आप अब कुछ समय अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें उचित सम्मान देने में व्यतीत करेंगे। विशेष रूप से इस समय पितृपक्ष का पावन काल चल रहा है। यह 21 सितंबर को पूर्णिमा से शुरू हुआ था और 6 अक्टूबर को अमावस्या के साथ समाप्त होगा।
ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल कार्मिक सोल्स बाय कामना को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियोज़ आगे देख सकें। आपका दिन बहुत शुभ हो।